Hello students, myself Dr. Prana Sharma, lecturer of Political Science. स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय और उनके आदर्श राज्य से संबंधित विचारों का संक्षिप्त में अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की है, राम राज्य की जो कल्पना की है, उसमें उन्होंने एक सबसे प्रमुख विचार जो उन्होंने अपना रखा वो ये था कि समाज में, राज्य में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सर्वे सर्वा होती है और उसमें प्रतिनिधि और जनता के बीच में किसी प्रकार का गैप या दूरी नहीं रहती है, क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि जो राज्य है वो जनता के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करना है और उन्होंने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का हमेशा स्वप्न देखा और उन्होंने हमेशा चाहा कि राज्य एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो कि जनता के हितों पर कार्य करे और जनता के हित के लिए हमेशा जनता के हित के लिए कार्य करे। तो स्टूडेंट्स, उसी क्रम में आज हम अब आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी के आदर्श राज्य संबंधी विचारों को आगे बढ़ाएंगे। इसमें नेक्स्ट था अहिंसात्मक समाज। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के रूप में स्वीकार करते हैं। गांधी जी के इस आदर्श राज्य का जो अस्तित्व रहेगा, राज्य के पास कुछ बाध्यकारी शक्तियाँ होंगी, जैसे पुलिस, सेना, जेल, न्यायालय आदि, जिसके माध्यम से वह मनुष्य की असंवैधानिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएगा और फिर भी राज्य इस दृष्टि से अहिंसात्मक होगा जिसमें सत्ता का प्रयोग जनता के उत्पीड़न व अत्याचार के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण और जनता के हित के लिए होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जो कि लोक कल्याणकारी हो। तो उसी में उन्होंने कहा है कि जो आदर्श राज्य है वो अहिंसात्मक समाज होना चाहिए, जिसमें जो मेन पावर है जैसे कि पुलिस, सेना, जेल और न्यायालय, ये सारी चीज़ें केवल राज्य के पास होंगी। बाकी इसके अतिरिक्त राज्य के पास कुछ नहीं होगा। राज्य केवल इन चीज़ों पर, इन कारणों से, इन के माध्यम से ही जनता पर अंकुश लगा सकता है। तो राज्य के पास कुछ बाध्यकारी शक्तियों के रूप में पुलिस, सेना, जेल और न्यायालय ही होंगे, जिनके माध्यम से वह मनुष्य की असंवैधानिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है नागरिक अधिकारों पर आधारित। अधिकारों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मनुष्य हमेशा से ही अधिकार प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा है। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को नागरिक अधिकारों पर आधारित बनाना चाहते थे। उसके इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमने कल भी देखा था कि भारत के संविधान में हमारे कई सारे ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिनसे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि भारत में निवास करने वाला हर नागरिक, उसे कई प्रकार के मौलिक अधिकार होंगे और उसको साथ ही कई कर्तव्यों और दायित्वों का भी उसको निर्वाह करना होगा। नेक्स्ट है श्रम की अनिवार्यता। महात्मा गांधी ने अपने आदर्श राज्य के संबंध में यह बताया है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम करना अनिवार्य होगा ताकि वे स्वयं अपना भरण पोषण भली प्रकार से कर सके, साथ में समाज भी आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो सके। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? हर व्यक्ति के लिए कार्य करना आवश्यक है। तो उन्होंने श्रम की अनिवार्यता पर जोर दिया।
वे मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम पर अधिक बल देते थे और उनका कहना था कि जो व्यक्ति केवल मानसिक श्रम करते हैं उन्हें प्रतिदिन कुछ समय शारीरिक श्रम के लिए निकालना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि समाज में काम से दिल चुराने वाले लोगों की प्रवृत्ति पर अंकुश लग पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। महात्मा गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था हमारी सभ्यता की पहचान है, जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का सफल संचालन करना है। इसका आधार धर्म होना चाहिए, कार्य नहीं। और उन्होंने साथ ही दोषपूर्ण व्यवस्था को उन्होंने जो कि जातीय भेदभाव पर आधारित है उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी जाति के होने से पहले हम मनुष्य हैं, तो यहाँ पे हमें मानवता को ध्यान में रखना चाहिए। सब एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को सपोर्ट करें और सब आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने जातिवाद का पूरा विरोध किया। नेक्स्ट आता है अस्पृश्यता का अंत। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने कहा किसी भी आधार पर जातिगत भेदभाव या तो अस्पृश्यता ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण की विधिवत घोषणा की गई। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, भारतीय संविधान के जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण की भी विधिवत घोषणा की गई है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष समाज। यद्यपि महात्मा गांधी धर्म और राजनीति में अटूट संबंध को स्वीकार करते थे, लेकिन भारत जैसे विविधता वाले राज्य में धर्म प्रधान राज्य संभव नहीं था। अतः इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य के औचित्य को स्वीकार किया। इसका अभिप्राय एक ऐसे राज्य से है जिसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। आदर्श राज्य के इस विचार को स्वतंत्र भारत ने स्वीकार किया और इसके संबंध में अनेक प्रावधान संविधान में किए गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोवध निषेध। महात्मा गांधी गाय के धार्मिक व आर्थिक दोनों ही महत्व से परिचित थे। उनका कहना था कि गाय के पालन पोषण के आधार पर एक व्यक्ति अपने परिवार की जीविका संचालित कर सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म व संस्कृति में भी गाय को पवित्र माना गया है, अतः उन्होंने गोवध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट आता है मद निषेध। मद के निषेध से व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक पतन होता है, अतः उन्होंने मद निषेध का पूरी तरह से विरोध किया। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय भारतीय समाज में अशिक्षा व अज्ञानता व्याप्त थी, अतः गांधी जी का यह कहना था कि उनके आदर्श राज्य में प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था होगी ताकि समाज का कोई भी नागरिक शिक्षा से वंचित न रह सके। गांधी जी के इसी विचार को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है तथा 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। नेक्स्ट है पुलिस व सेना संबंधी विचार। महात्मा गांधी अपने आदर्श राज्य में पुलिस के औचित्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन सेना नहीं। उनके अनुसार समाज में व्याप्त असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस का होना अनिवार्य है, लेकिन पुलिस का आधार अहिंसा होगा। ठीक है, वे जनता के सेवक के रूप में तत्परता के साथ दायित्व निर्वाह करेंगे। सेना के संबंध में जब विश्व में स्थायी शांति कायम हो जाएगी तब सेना का कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आवश्यकता के लिए शांति सेना स्थापित की जा सकती है। तो उन्होंने पुलिस और सेना के संबंध में अपने ये विचार उस समय दिए थे। पंचायत पर आधारित न्याय व्यवस्था। पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए गांधी जी अपने आदर्श राज्य में न्याय संबंधी अधिकार पंचायतों को देने पर बल देते हैं ताकि लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय सुलभ हो सके। न्याय के लिए लोगों को एक लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। लोगों को यदि ज़रूरत है तो उन्हें तुरंत न्याय दिया जा सके। लोक कल्याणकारी राज्य। महात्मा गांधी का आदर्श राज्य पूर्णतः लोक कल्याण की अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत राज्य हर समय जनता के कष्टों का निवारण करने का प्रयास करेगा और जनहित का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो राज्य की सीमा से परे होगा। अर्थात उनका सार यही था कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हो जो लोक कल्याणकारी हो, जिसमें जनता का सर्वांगीण विकास हो और सब
राज्य किसी भी प्रकार से निरंकुश ना हो, जनता पर कोई भी प्रकार के अत्याचार ना हो, सब स्वतंत्र वातावरण में रह करके जनता अपना सर्वांगीण विकास करे। नेक्स्ट, राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने गोखले के इस विचार को स्वीकार करते हुए साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता पर बल दिया। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा होने से जो परिणाम हमें प्राप्त होंगे उनकी अनुभूति भी अच्छी होगी और उससे हमारी भावी पीढ़ी को इसका लाभ भी मिलेगा। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो आदर्श राज्य संबंधी विचार वो कोरी कल्पनाओं पर आधारित न होकर यथार्थ व वास्तविकता पर आधारित है, जिन्हें आधार मानकर निश्चित तौर पर प्रत्येक राज्य विकास और उन्नति की नवीन सोपान तय कर सकता है। और आदर्श राज्य की जो स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था उसको साकार करने के लिए उन्हें पूरे प्रयास किए और अंत में उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की जिसका उद्देश्य था लोक कल्याण। और ऐसा राज्य भी अपने उद्देश्य पर खरा उतर सकता है। गांधी जी के इस विचार को भारतीय संविधान में सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही राम राज्य की स्थापना करना रहा है। तो महात्मा गांधी का जो स्वप्न था वो हमारे संविधान के अनुच्छेद में और भाग में देखने को मिलता है और उससे एक ऐसे न केवल राज्य बल्कि एक ऐसे भारत की स्थापना हुई जिसमें हमारे भारत के नागरिकों को कई सारे मौलिक अधिकार और कई सारे कर्तव्य दिए गए हैं, जिससे कि निश्चय ही एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकी है। तो उनका ये कहना था कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा महात्मा गांधी का एक आदर्श राज्य का जो उन्होंने आदर्श मॉडल दिया था। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।